5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी, जिसमें पहली खबर पीएम मोदी और प्रियंका गांधी की है। दूसरी खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट ने नामांकन वापस लिया है। और तीसरी खबर एमपी से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थक ने सीएम योगी ने जनसभा की। चौथी खबर यूपी से है, एल्विश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ के राधिका खेड़ा विवाद से जुड़ी है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पलामू और गुमला में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि उन्होंने कहा, आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दित में तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। पीएम ने कहा कि इंडिया वाले मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं, ये मूर्खों के सरदार है। देश हटने वाला नहीं है और मोदी डरने वाला नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद शहंशाह है, लेकिन मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं, वहां किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। तो चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। राहुल को लेकर लगातार तंज कसते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर। जी बिल्कुल वैष्णवी, देख सकते हैं कि देश में चुनावी माहौल है और जब चुनावी माहौल होता है तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हर वक्त एक दूसरे की कमजोर नस पर जो है वो वार करने का इंतजार रहता है और ऐसे मौके जो है देखा है हमने वैष्णवी की आसानी से मिल भी जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया वाले जो है वो मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं, मूर्खों के सरदार है, देश हटने वाला नहीं है, मोदी डरने वाला नहीं है, तमाम जो बातें की गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया था तो देखिए राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, देश में विकास हो रहा है। वहीं इस पर प्रियंका गांधी जो है वो गुजरात के बनासकांठा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी और वहां से उन्होंने कहा कि पीएम खुद तो शहंशाह है, लेकिन मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले, उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ शहंशाह जो है वो नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं और वो किसानों महिलाओं की मजबूर कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो महलों में रहते हैं और वो बहुत अहंकार से गिरे हुए हैं, सत्ता से गिरे हुए हैं। तो तमाम हम देख रहे हैं वैष्णवी की चुनावी माहौल है और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है और नए नए मुद्दे हमें हर रोज देखने को मिलते हैं। बिल्कुल तनु, यहाँ पर बात करें तो शहजादे को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही थी। काफी दिनों से प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में, हर जनसभा में शहजादे का नाम जरूर ले रहे थे और आज प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री को शाहजहां बताया है। इसके साथ ही कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने भाषण में उठा रहे हैं, जिनसे कि उनको लोकसभा चुनाव में फायदा मिले? जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से हम ये पूरा सिनेरियो समझे जब तक कि लोकसभा 2024 के चुनाव का जो बिगुल बजा है तब से ही हम देख रहे हैं तमाम मुद्दे हैं। इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है और 370 का चाहे वो मुद्दा हो, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अब हावी रहता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो महिलाओं की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते। जब मैनिफेस्टो सामने आया
तो जिस तरीके से बीजेपी है, उन्होंने कहा कि हम अगले 5 वर्षों तक जो राशन वाली योजना है उसको भी जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी किसान के लिए, मजदूर के लिए बातें की गई, युवाओं की नौकरी के लिए बात की गई। वहीं मोदी की गारंटी भी हमने देखने को मिली। तो इस बार जो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा पूरे देश की अगर बात की जाए तो गरिमा, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया, तो उसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जरूर फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि जितने भी जो विपक्षी दल है और जो मोदी सरकार है वो अपनी पूरी जान लगा चुकी है इस चुनाव में। लगातार प्रचार प्रसार का दौर है और जनता के बीच में मुद्दे भी लेके जाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से वैष्णवी हम देख भी रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है इस बार सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। अक्सर युवाओं को भी हमने देखा मोदी की गारंटी की बात करते हैं, महिलाएं भी मोदी की गारंटी की बात करती हैं। बिल्कुल तनु, चुनाव में जीत के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ आईपीएल जारी है। राजनीति भी इससे प्रभावित नजर आ रही है। भाजपा जहां एक के बाद एक मैदान में मार रही है, तो वहीं कांग्रेस का कई बड़े शहरों में विकेट गिरते जा रहा है। बता दें कि पहले सूरत, फिर इंदौर और अब पुरी के प्रत्याशी का विकेट गिर चुका है। कांग्रेस की पूरी लोकसभा उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने पार्टी का टिकट लौटा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव के लिए फंड नहीं दे रही है, इससे उनका चुनाव अभियान प्रभावित हो रहा है। ऐसे में वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पुरी से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की प्रत्याशी सुचरिता मोहंती का मुकाबला इन्हीं से था। अब मोहंती के टिकट लौटाने के बाद पात्रा का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले आतंकी विस्फोट होते थे, आज पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है। यूपी में रामलला का मंदिर बना और वहां के माफिया भी राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए। एमपी में सभी 29 सीटों पर कमल खिलने वाला है। आपने खजुराहो देख लिया है, इंदौर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हम सर्वे करा देंगे, सर्वे कराकर आपकी आधी संपत्ति ले लेंगे और कहेंगे कि हमारी है। कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है और योगी बोले कि इंदौर से कमल खिलने की शुरुआत हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई वर्गों को साधने की कोशिश की, अपनी जनसभा में कई तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 11:30 के समथिंग योगी जी जब आम सभा में संबोधित करने के लिए आए थे, उसी दरमियान जनता का उनको भारी समर्थन मिला। उन्होंने जजिया कर के बारे में भी जिक्र करा। कांग्रेस जो उनका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। और उन्होंने तुलसीदास जी की भी बात कही। तुलसीदास जी के समय में औरंगजेब की बात उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब के जमाने में तुलसीदास जी के पास उनके साथ सेनापति गए थे, तो उन्होंने कहा महाराज ने राजा साहब ने बुलाया है, तो उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा, योगी जी का ऐसा कहना है कि हम किसी राजा महाराजा को नहीं जानते, हमारे तो सिर्फ राम राज्य। सिर्फ उन्होंने मंदिर की बात करी है अधिकांश और राम राज्य की बात करी है। वहीं 400 पार का नारा जनता से भी लगवाया गया उनके द्वारा। और साथ ही उन्होंने सिंधिया के लिए ये स्पष्ट कहा कि सिंधिया को जिताना यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। जी वैष्णवी।
बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर 29 मध्य प्रदेश की सीटों को जीतने का दावा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके साथ ही ग्वालियर की बात करें तो सिंधिया राज वहां पर ज्यादा चलता है। इसमें किस तरीके का रिस्पांस आप उस लोकसभा सीट से देख पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, राजमाता सिंधिया का भी योगदान के बारे में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा। राजमाता सिंधिया ने ही राम जन्मभूमि की नींव रखने का पहला आंदोलन शुरुआत जो की थी राजमाता द्वारा की गई थी। अब उन्हीं के खानदान के ये जो पुत्र हैं, जो आज पहले कांग्रेस में थे, आज वर्तमान में बीजेपी में आ चुके हैं। इसी दरमियान उन्होंने सिंधिया घराने का जो योगदान था राम जन्मभूमि के लिए, उसका काफी जिक्र किया। जी वैष्णवी। बिल्कुल महेंद्र, इसके साथ ही बात करें ग्वालियर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर जातीय समीकरण कैसा है और किन वर्गों को साधने की कोशिश अपनी जनसभा पे सीएम ने की है? जी मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव एक बार सभा कर चुके हैं ईसागढ़ क्षेत्र में। कल उनका मुंगौली दौरा है, क्योंकि ये क्षेत्र यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर करीबन 3.5 से 4 लाख के बीच में संसदीय क्षेत्र में मतदाता हैं यादव समाज के, और दूसरा वर्ग आता है रघुवंशी वर्ग। दोनों समाजों का यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में काफी बहुमत है इनका। इसलिए मोहन यादव लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि यादवों को साधा जाए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो यादव समाज से आते हैं। उनके पिताजी भी भाजपा के विधायक रह चुके हैं और उनका इस क्षेत्र में काफी दबदबा रहा है। काफी लंबे समय से उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। जी वैष्णवी। बिल्कुल महेंद्र, यादव वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिग बॉस फेम एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्नैक वेनम केस में फंसने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस जल्द उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकता है। बिग बॉस OTT 2 विनर और 26 वर्षीय यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ईडी ने यूट्यूबर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सांपों के जहर सप्लाई से ही जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एल्विश के खिलाफ दायर FIR और आरोप पत्र को संज्ञान में लेने के बाद प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल मामले में क्या अपडेट सामने आ रहा है? वैष्णवी, ये एल्विश यादव जब से बिग बॉस में आया तब से काफी फेमस हो गई, लेकिन लगातार कुछ समय से ये विवादों से जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से इनकी मुश्किलें देखिए बढ़ गई है, क्योंकि इसी कड़ी में ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ शिकंजा कसा है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला लखनऊ के जोनल ऑफिस में दर्ज किया गया है। ये जल्दी अब एल्विश को सम्मन जारी करके लखनऊ बुलाया जा सकता है। पूछताछ के दौरान रेप पार्टियों के संचालकों के बारे में भी जो ईडी है इनसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जो एल्विश के पास लग्जरी कार है, काफिले हैं समेत उनके पास तमाम ऐसी संपत्तियां जिसके बारे में ईडी जो है उनसे पूछताछ करेगी। एल्विश यादव को देखिए पहले भी 17 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लुक्सर जेल भेज दिया था। हालांकि यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में 5 दिन के बाद स्थानीय कोर्ट ने भले ही जमानत दे दी, लेकिन एक बार फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन अब फिर से इनके खिलाफ यहाँ लखनऊ में केस दर्ज किया गया और उनको जल्दी यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल वंदना जी, एल्विश यादव की बात करें तो इससे पहले सांपों के जहर के मामले में भी उनके दोस्तों पर भी FIR दर्ज हो चुकी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बीच में आया है। हाँ देखिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है, इसके अलावा जो साधु रेप पार्टियां होती है बड़े बड़े मतलब मेट्रो सिटीज में, अभी नोएडा में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और इनके जो अन्य साथी जो इनके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जयकरण नारायण, राहुल, टीटू नाथ और रविनाथ शामिल थे।
और राहुल के पास जो इनका साथी था उसके पास 20 ml जहर भी मिला था। ये जहर जो है, ये जो रेप पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े जो लोग जहाँ शामिल होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं और कॉलेज के बच्चे जाते हैं, वहाँ पे सांप का जो जहर होता है उस जहर का ये सप्लाई करते हैं। और कई जो ऐसे सपेरे हैं जो सांप पालते हैं, उनसे भी इनके कांटेक्ट है एल्विश यादव, तो वो वहाँ के उनसे जहर लेते हैं और वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो ये भी मामला सामने आ रहा है। इसको भी लेकर पुलिस इनको पूछताछ करेगी, क्योंकि जिंदा सांपों को अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ इनको वीडियो भी शूट करते हुए पकड़ा गया है, जो कि गैर कानूनी रेप पार्टी में ये मतलब सांप के जहरों को सप्लाई करते हैं। बिल्कुल वंदना जी, इस मामले में बात करें तो इससे पहले कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, तो इसके बाद में एल्विश यादव को तो बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही एल्विश के जो दोस्त हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, कहां पर क्या सप्लाई होता था, उनको भी क्या नोटिस दिए जा सकते हैं? देखिए, जब इनको गिरफ्तार किया था 17 मार्च को, जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो इनको 5 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बाहर आया था। इन्होंने अपने आप को बेकसूर भी बताया था। और जो उसके पहले जो 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने इनको रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश को एफआईआर करके जब पकड़ा था, तो उनके साथ 5 आरोपी भी, 5 जो उनके साथी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, छानबीन की, तो उनके पास जो सांप का जहर है वो भी बरामद हुआ था। हालांकि अब क्या कहते हैं, जो अब मामला दर्ज किया ईडी ने, वो लखनऊ में दर्ज किया है। तो अभी एल्विश यादव के खिलाफ ही दर्ज हुआ है। अभी एल्विश यादव को यहाँ ईडी बुलाएगी लखनऊ, उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद ही पता उनके जो और भी अन्य साथी, इनके जो गैंग के लोग हैं जो इस मामले में जो इन्वॉल्व है, उनके बारे में तभी जानकारी मिल पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया वंदना जी तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और स्पोक्सपर्सन राधिका खेड़ा ने शुक्रवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राधिका खेड़ा ने दीपक बैज के सामने अपना पक्ष रखा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में हुई ये मुलाकात चल रहे मौजूदा विवाद को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद राधिका खेड़ा ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि पार्टी मामले की जांच कर रही है, जांच पूरी होने के बाद ही मैं कोई आधिकारिक बयान दूंगी। तो पार्टी पूरे मामले की जांच कर रही है, ये कहना है राधिका खेड़ा का। बता दें कि ये विवाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयदास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदास, बीजेपी को कोई भी मुद्दा चाहिए पकड़ने के लिए और लगातार अब राधिका खेड़ा पर सियासत देखने को मिल रही है। जो मुलाकात हुई उसमें क्या नतीजा निकला? कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बारी बारी से कल जो है राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला, जो कांग्रेस प्रचार विभाग के चेयरपर्सन है, उनसे 3 घंटे से ज्यादा देर तक जो है चर्चा की है। बैज ने दोनों पक्षों से बात की है और मैसेज दिल्ली भेजा है। अभी किसकी गलती है ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन एआईसीसी यह तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। कार्यालय में जो है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, सुरेंद्र वर्मा और मीडिया पैनलिस्ट परवेज आलम, दीपक पांडे से भी बात की गई है। वही बता दूं कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा जो है शुक्रवार देर शाम जो है रायपुर स्थित राजीव भवन पहुंचे हुए थे। अब इस पर जो है दोनों पक्षों की जानकारी लेकर जो दीपक बैज ने रिपोर्ट जो है एआईसीसी को भेज दिया। अब यह आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि कौन इसमें दोषी और कौन दोषी नहीं है। जी बिल्कुल जयदास, लेकिन लगातार इस मामले में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी उसे मुद्दा बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी नारा देती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और अब इसमें चुप्पी साधे हुए है, तो बीजेपी इसे लेकर के लगातार तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस पर लगाती हुई नजर आ रही है। जी निश्चित है, बीजेपी जो है काफी हमलावर है इस मुद्दे को लेकर और वे उनको एक अवसर भी मिल चुका है। इसी में जो है केदार जो कश्यप है, मंत्री है, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता भी है, उन्होंने कहा कि एआईसीसी से पत्र आया है, राधिका खेड़ा लगातार रुदन कर रही है, कभी माता कौशल्या के मायके या फिर राम की ननिहाल होने की बात कर रही है, कभी कहती है कि लड़की है और लड़ रही है, तो प्रियंका गांधी को याद कर रही है। लेकिन राधिका खेड़ा है, उनकी पीड़ा सुनने के लिए जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कान में जू तक नहीं रही है। तो इस तरीके के तमाम जो बातें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किए जा रहे हैं
कि कांग्रेस में जो है महिलाओं का सम्मान बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल जयदास, यहाँ पर पूरे विवाद की बात करें तो ये विवाद शुरू कैसे हुआ? राधिका खेड़ा का जो मैटर है वो अभी छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र है। जी निश्चित ही अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, सूचना मिली थी कि राजीव भवन में जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच कुछ बातें जो है वहां निकलकर सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी होती। उसको लेकर जो है तमाम तरीके की बातें जो है मीडिया में चली। उसके बाद जो है एआईसीसी ने भी संज्ञान लिया और आगे अब इस पर कार्रवाई किस तरीके से होती है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, लगातार सियासत तो देखने को मिल रही है। दीपक बैज ने मुलाकात भी की है, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से इसमें कोई प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ से? जी कांग्रेस के तरफ से प्रतिक्रिया में अब यही आए कि इस तरीके के जो है विवाद अभी हुई नहीं है, लेकिन जो छुटपुट जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ बातें हुई है, जिसको लेकर जो है दीपक बैज ने भी बीजेपी पर सीधे हमला बोल दिया कि बीजेपी जो है अनर्गल बयान इस पर कर रही है और बीजेपी जो है अपना घर देखे, कांग्रेस के घर बिल्कुल ना देखे। चलिए, शुक्रिया जयदास आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।